दिन जब अम्मी बहन के साथ अस्पताल गई तो बहनोई मुझे अकेली को घर में देखते ही गर्म हो गया। मैं किचन में खाना बनाने गई तो वो मेरे पीछे ही आ गए और मुझे मनाने लगा। जब मैंने इनकार किया तो उसने मेरे दोनों बाजू पकड़े और बड़े जोश से मुझे 3 बार फारिग। हमारा कोई भाई नहीं था, हम सिर्फ 2 बहनें थीं और एक दूसरे पर जान निछावर करते थे। कुछ महीने पहले जब मेरी बहन की शादी हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया हो। आज कई दिनों बाद मेरी बहन और बहनोई हमसे मिलने के लिए हमारे घर आए थे और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन इन्हें आए अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरी बहन को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी, जिस वजह से अम्मा उसे अपने साथ ले गई और दोनों अस्पताल चले गए। और जाते हुए अम्मा ने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि तुम अपने बहनोई के लिए खाने का बंदोबस्त करो, हम तब तक अस्पताल से हो आते हैं। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा बहनोई रह गए थे, इसलिए मैं खामोशी से किचन में चली गई और खाना बनाने में लग गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया हो। जब मैंने पलटकर देखा तो एक लम्हे के लिए मेरी सांसें जैसे रुक गई थी, क्योंकि मेरे पीछे मेरा बहनोई खड़ा था जो अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक थी और वो मुझे सर से पांव तक घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पलक झपकते ही मुझे अपनी नजरों से ही निकल जाएगा। उसके बदले हुए अंदाज को देखकर मेरे दिल में फौरन यह एहसास उभरा, जरूर कुछ न कुछ गलत होने वाला है। लेकिन मैंने खुद को संभाला और धीमे लहजे में अपने बहनोई से पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मेरी बात सुनते ही उसने दोबारा से मेरे वजूद पर नजरें जमा दी। उसकी निगाहें मेरे जिस्म पर इस अंदाज से जमी हुई थी जैसे वो हर चीज को अपने जहन में कैद करना चाहता हो। मैंने जल्दी से दुपट्टा तलाश करने की कोशिश की ताकि खुद को ढांप सकूं, मगर मैं नाकाम रही क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने दुपट्टा ओढ़ा ही नहीं था। उसकी नजरें मेरे लिबास और जिस्म पर शिद्दत से मरकूज थी कि मुझे लगा वो मुझे निगाहों में ही नाप रहा है। इधर मेरी अपनी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे अचानक क्या हो गया है। कल तक वो मुझसे बड़ी मोहब्बत, नरमी और इज्जत से पेश आता था, मुझे छोटी से छोटी बात पर भी समझाता रहता था। लेकिन आज न जाने क्यों इसका अंदाज, रवैया और नजरों की तपश, सब कुछ बदला सा लग रहा था। फिर वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और मुझसे सवाल किया कि तुम्हारी माँ और बहन को आने में कितना वक्त लगेगा। मैंने घबराकर एक गहरी सांस ली और झूठ बोल दिया कि वो 5 मिनट में आने वाले हैं। हालांकि सच ये था कि उनकी वापसी में अभी 1 घंटा बाकी था। उसकी सवालात और हरकत से मुझे साफ अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे क्या चाहता है, लेकिन मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकती थी। मुझे इस तरह के मामला से हमेशा खौफ महसूस होता था और मैं कभी भी अपनी बहन के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो शख्स मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाक होगा। वो हालात को इस नतीजे पर ले आएगा कि मैं कुछ भी समझने और फैसला करने की काबिल ना रहूंगी। वो खामोशी से मुझ तरफ बढ़ता चला आ रहा था। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था वैसे वैसे मेरी हालत भी खराब होती जा रही थी। मैंने बेख्तियार उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला, मगर मेरी इस हरकत पर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दिया। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मैंने फौरी बहाना कर दिया कि खाना तैयार हो चुका है और मुझे गर्मी महसूस हो रही है, इसलिए मैं फ्रेश होने के लिए कमरे में जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही तेजी से इस बात में सर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे से वो मुस्कुराहट अब भी खत्म नहीं हुई थी। जब तक मैं किचन से बाहर निकली मुझे मुसलसल अपनी पीठ पर उसकी नजरों की तपश महसूस होती रही। मैं जैसे ही कमरे के करीब पहुंची तो अचानक नुकरानी की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि वो पिछले 2 हफ्ते से अपने गांव पर छुट्टी पर गई हुई थी और इस दौरान घर के तमाम काम मैंने ही संभाले थे। उसे देखकर मेरी खुशी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि मुझे अपनी हिफाजत का एहसास होने लगा था। इसी खुशी में बेसाख्ता उसके गले लग गई। मेरी ये गैर मुतवक्का हरकत देखकर नुकरानी हैरत में पड़ गई, क्योंकि इस घर में काम करने वाले सभी जानते थे कि मैं किसी के साथ घुलती मिलती नहीं। गले लगाना तो दूर, मैं तो किसी को सीधे मुंह सलाम तक नहीं करती थी और नुकरानियों की तरफ देखना भी मुझे पसंद नहीं था। मगर आज न जाने क्यों उससे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून सा महसूस हुआ था। नुकरानी भी मेरी यह हालत देखकर हैरत सदा हो गई। नरमी से पूछने लगी, बीबी जी आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने फौरन खुद को संभाला, तेजी से इस बार में सर हिलाते हुए कहा, हाँ सब खैरियत है, तुम फौरन जाकर बाकी का घर का काम संभालो। मेरी बात सुनकर वो सीधी किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अभी वो किचन में दाखिल भी नहीं हुई थी कि अचानक मेरा बहनोई वहां आ पहुंचा और उसे रोककर सख्त लहजे में कहने लगा कि वो फौरन वापस अपने घर चली जाए। उसकी ये बात सुनकर मैं शशदा सी रह गई, हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी वो नुकरानी को इस वक्त वापस भेजने की बात करेगा। नुकरानी भी हैरत और उलझन में मुब्तला हो गई।
कभी मेरी तरफ देखती तो कभी उसकी तरफ, जैसे फैसला ना कर पा रही हो कि किसकी बात माने। फिर उसने अचानक पूछा, बड़ी बीबी जी कहाँ है, मुझे कुछ बात करनी है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाती, मेरा बहनोई फौरन बोल उठा, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, तबीयत रात से ठीक नहीं है और मेरी बीवी भी उन्हीं के पास बैठी हुई है। मुलाजमा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं उनके पास जाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, मेरा बहनोई उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और इस बार इंतहाई सख्त लहजे में बोला, जब मैंने कह दिया तुम घर जाओ और कल आना, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? उसका अंदाज और लहजा एकदम बदल चुका था और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। मैंने उसे आज से पहले कभी इतना शदीद गुस्से में नहीं देखा। नुकरानी भी खौफजदा हो गई, फौरन हाथ जोड़कर बोली, माफ कीजिएगा साहब, अगर मेरी बात से आपको गुस्सा आया हो, मैं अभी जा रही हूँ। उसका ये कहना था कि मेरा दिल जैसे लरज उठा, मेरे अंदर खौफ ने जड़ें पकड़ ली। मुझे अब यकीन हो गया था कि इस घर में अब कोई भी मुझे बहनोई के इरादों से नहीं बचा सकता। उसके चेहरे के तासुरात, बदलती हुई नजरें और गुस्से के बाद उभरती हुई वही मुस्कुराहट कि सब कुछ मुझे शदीद खौफ में मुब्तला कर रहा था। नुकरानी 5 मिनट बाद घर से रुखसत हो गई और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, मेरा बहनोई दोबारा मेरी तरफ मतवज्जा हुआ और उसके चेहरे पर एक बार फिर वही अजीब मुस्कुराहट फैल चुकी थी। फिर वो मेरे करीब आकर कहने लगा, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त तो गुजारना चाहता हूँ। इस दौरान किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम जाओ और अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। उसकी ये बात इतनी अजीब और मायने खेज थी कि मैं चंद लम्हे उसके चेहरे को देखती रह गई, जैसे उसके इरादों को भांपने की कोशिश कर रही हूँ। उसके चेहरे के तासुरात से ही मुझे साफ महसूस हो रहा था कि जो कुछ वो सोच रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिहाजा फिर मैं खुद को संभालते हुए उससे कहा, आप मेरे साथ वक्त क्यों गुजारना चाहते हैं? ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे तन्हाई में करना चाहते हैं? अगर कोई जरूरी बात है तो आप अभी कह दें, क्योंकि मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। मेरी बात पर वो जोर जोर से हंसने लगा, फिर बड़े अजीब अंदाज में बोला, ये बातें करने वाली नहीं बल्कि समझाने वाली है। तुम्हें समझाने में शायद मुझे काफी वक्त लग जाए। उसके लहजे और अंदाज ने मेरे अंदर खौफ की लहर दोहरा दी और मैं दिल ही दिल उसके इरादों को बहुत हद तक समझ चुकी थी। लेकिन मैंने खुद को जाहिर तौर पर मजबूत और बेफिक्र जाहिर किया, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने अपनी अम्मी को फोन किया, उनसे कहा था, अम्मी मुझे अकेले घर में डर लग रहा है, आप दोनों कब तक वापस आएंगे? तो अम्मा ने मुझे तसल्ली देते हुए जवाब दिया था, फिक्र मत करो, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ये जानकर मैंने वक्ती तौर पर खुद को थोड़ा मुतमईन महसूस किया और जाहिरी मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मुझे उम्मीद थी वो कुछ कहने या करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन मैंने दिल में यह पक्का इरादा कर लिया था कि आइंदा इससे और ज्यादा मोहतात रहूंगी। उसकी नजरें जिस अंदाज से मेरे जिस्म का जायजा ले रही थी वो मुझे शदीद नागवार लग रहा था। उसका घूरने का अंदाज नहायत गैर मुनासिब और तकलीफदा था। मैं अंदर से शदीद गुस्से में थी, मगर मजबूरन उस वक्त मुझे अपने गुस्से को निगलना पड़ा, क्योंकि ये बात भी ऐसी थी जिससे मैं अपनी बहन से भी नहीं कह सकती थी। क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैंने इसे सच बता दिया तो उसके और उसके शोहर के दरमियान ऐसा तूफान उठेगा जो शायद सारी जिंदगी के लिए दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दे, और उनके दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी जिसे चाह कर भी नहीं गिराया जा सकेगा। यह बहन का घर खराब करने का रिस्क तो मैं किसी सूरत भी नहीं ले सकती थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपने अंदाज में इस मामले से निपटूंगी। कोई ऐसा काम करूंगी जिससे ना सिर्फ मेरी इज्जत में महफूज हो जाए बल्कि इसके साथ साथ मेरे बहनोई को भी सबक हासिल हो जाए। मगर मैं ये बात भूल गई थी कि वो पुराना खिलाड़ी है। फिर मैंने जल्दी से अलमारी खोली, अपने लिए कपड़े निकाल कर नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम में भी मुझे तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था, मगर अभी भी मेरा बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। जो भी था, मैं औरत साथ थी, कब तक एक मर्द के साथ मजाहमत कर लेती। इसी खौफ से मैं वॉशरूम में कैद रही, सोचती रही कि अब क्या किया जाए। 1 घंटा यहाँ पर रुककर इंतजार किया जाए या बाहर निकला जाए। फिर मैं वॉशरूम के दरवाजे से कान लगाकर आहट सुनने की कोशिश की, लेकिन बाहर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक मुझे याद आया, कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने अपना दरवाजा अच्छी तरह से लॉक किया था। ये सोचकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं वॉशरूम से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, सामने का मंजर देखकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा बहनोई खड़ा था, जो उस वक्त बहुत ही बुरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसका बस चल रहा था कि वो फौरन ही मुझ पर झपट पड़े। उसको देखकर मेरी जबान हल्काने लगी,
मैंने उससे पूछा, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो पुरसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, वही जो तुम कब से मुझसे चाह रही थी। उनकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और चलाते हुए कहा, मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। बेहतर यही है कि आप इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाए। मगर वो कमरे से निकलने के बजाय मुसलसल मेरे वजूद को देख रहा था, शायद इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ही बेबाक या मॉडर्न किस्म का लिबास पहन रखा था। पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे इस तरह के लिबास नहीं पहनना चाहिए था, अपने बहनोई की मौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त मैं उनके सामने हाथ जोड़ती और उनकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम खाए, अभी और इस वक्त यहाँ से निकले। वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब वो मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था वैसे वैसे मुझे अपनी रूह जिस्म से निकलती हुई महसूस हो रही थी। मैंने उसे कहा, प्लीज तुम वहीं पर रुक जाओ, और उसे धमकाते हुए कहा, देखो अभी थोड़ी देर में अम्मी भी आने वाली हैं। जैसी अम्मी आएंगी मैं उन्हें तुम्हारी हरकतों के बारे में बता दूंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हारी अम्मी आज इस घर में वापस आएंगी? और अब तो उसकी बात सुनकर मेरे होश हवास भी उड़ गए थे। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? वो पूरे इसरार अंदाज में मुस्कुराने लगा, कहने लगा, महानूर की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने मुझे एक दिन पहले कॉल करके बता दिया था कि महानूर को अस्पताल भेजे और इसे 3 दिन के लिए अस्पताल में रखेंगे। मैंने तुम्हारी माँ को इसके साथ इसी वजह से भेजा क्योंकि मुझे पता था वो अगले दिन वापस आएंगी, लिहाजा वो एक दिन अपनी बेटी के पास भी रुकेंगी और ये एक दिन मेरे पास काफी है। मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लूँ। अब की बार मैंने अपने बहनोई के सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें कहा कि खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें, लेकिन जवाब में वो मुझे कहने लगे, अरे मैं कब ऐसा कर रहा हूँ? बल्कि तुम ही मुझे हर बार इशारे देती थी, तुम ही तो मुझे हर बार अपने पास बुलाती थी, तुम ही तो मुझे बहकाने की कोशिश करती थी। बहनोई की ये अजीबोगरीब बातें मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और उन्हें कहने लगी, खुदा का वास्ता है झूठ मत बोले, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, नहीं मैंने ऐसा कभी ना चाहा। वो झट से बोला, मगर मैं तो अब यही चाहता हूँ। ये कहकर वो दोबारा से मेरी तरफ बढ़ा। उसने मेरे बाजू अपने हाथों में पकड़ लिए। इससे पहले कि वो मुझे करीब करता, ये मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करता, अचानक बाहर दस्तक हुई। मैं भागती दरवाजे की तरफ गई। मेरी सांस बुरी तरह फूली हुई थी। जब मैंने दरवाजा खोला, सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन खड़ी थी। अपनी बहन को वहां पर देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने चोर नजरों से अपनी बहनोई की तरफ देखा, लेकिन वो पुरसकून अंदाज में खड़ा था। मेरे बहनोई को देखकर वो कहने लगी, अरे आप यहाँ पर हैं, मैं आपको बाहर ढूंढ रही थी। मेरी बहन बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे हम दोनों पर किसी भी किस्म का शक हुआ है। मैं भी इस सूरत में अपनी बहन से इस तरह की बात करके उसे बज़र नहीं करना चाहती थी, मगर अब मैंने एक बात तय कर ली थी कि मैं अपने बहनोई से फासले पर रहूंगी और अब उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करूंगी, ना ही उसके करीब जाऊंगी। आज भी मैं बड़ी मुश्किल से बची थी और दोबारा मैं कभी भी उसके करीब जाने का रिस्क नहीं लूंगी। मुझे बहनोई की बातें परेशान कर रही थी। उसने मुझे कहा था कि मैं खुद उससे ही अपनी तरफ मुतवज्जा करती हूँ, जबकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा। पता नहीं उसे मेरी किस अदा से ऐसा लगा था कि मैं उसे वर्गलाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर बाद अम्मी कमरे में दाखिल हुई। वो चेहरे से बहुत परेशान नजर आ रही थी। अम्मी को परेशान देखकर मैं भी परेशान हो गई और उनसे पूछने लगी, क्या हुआ है? अम्मी ने मुझे बताया, तुम्हारी बहन उम्मीद से है। मैं हैरान हो गई और अम्मी को कहने लगी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आपको तो मोहल्ले में मिठाई बांटनी चाहिए और सबको ये खबर सुनानी चाहिए। मैं एकदम पुरजोश हो गई थी। खाला बनने का सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। अम्मी की अगली बात सुनकर मेरी ये खुशी भी खत्म हो गई। अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने बताया है कि ये बच्चा जाया कर दिया जाए तभी ठीक रहेगा, वरना तुम्हारी बहन ने इस बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जान जा सकती है और फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ना बच सके। ये कहकर अम्मी ने अपना सर अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। वो वाकई बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। मैंने अम्मी को तसल्ली दी और कहा, फिक्र ना करें, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी ने तेजी से नफी में सर हिलाया और मुझे कहने लगी, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी बहन एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एक ही जिद कर रही है कि इसने इस बच्चे को जन्म देना है। उसने मुझे तुम्हारी बहनोई को बताने से बेमना
कर दिया है और मुझे कसम दी है कि अम्मी की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो मेरी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी। मुझे भी अपनी बहन की फिक्र होने लगी। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। इन दिनों हमारे घर में बहनोई का आना जाना काफी ज्यादा बढ़ गया था। वो बहाने बहाने से हमारे घर आने लगा था और ज्यादातर वक्त इसी वक्त आता था जब अम्मी घर पर मौजूद नहीं होती थी। बाज़ औक़ात तो मैं उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती, लेकिन जिस दिन वो घर के अंदर दाखिल हो जाता उस दिन उसे घर से निकालना मुश्किल हो जाता था। लेकिन मैं शुक्र अदा करती थी कि नौकरानी घर मौजूद होती थी। कम से कम उसकी मौजूदगी में वो मेरे साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता था। मगर मैं उस वक्त से डर रही थी जिस वक्त घर पे कोई भी मौजूद ना हो। उस दिन मेरा क्या होगा, ये ख्याल सोचकर मेरी रूह काम चाहती थी। मगर मैंने अल्लाह ताला की मदद पर भरोसा रखा हुआ था। उस वक्त भी मैं जीन्स शर्ट में मलबूस थी और अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी कि अचानक ही मुझे नुकरानी का बुलावा आ गया। मैं जल्दी से गई। मुझे लगा किसी चीज की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन किचन में खड़ी शख्सियत को देखकर मुझे लगा कि कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। वहां पर मेरा बहनोई खड़ा था तो मुझे बहुत ही अजीबो गरीब नजरों से मेरे वजूद को देख रहा था। मुझे उससे खौफ महसूस होने लगा। इससे पहले कि मैं बाहर निकलती उसने मुझे रोक दिया और मुझे कहने लगा, तुम क्यों हर बार मुझे अपनी तरफ मतवज्जा करती हो? तुम क्यों चाहती हो कि मैं बार बार तुम्हें देखूं? मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, आपको किस बात से ऐसा लगा है मैं आपको अपनी तरफ मतवज्जा करती हूँ? क्या मैंने आपसे कभी भी कोई इस तरह की बात की है? मैंने आपको कभी कोई ऐसा इशारा दिया है जिसकी वजह से आप बार बार मुझे यही बात कहते हैं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, तुम हमेशा मुझे इशारे देती हो, तुम हमेशा मुझे अपने पास बुलाती हो। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं और मुझे डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी धमकियों में हरगिज नहीं आऊंगी। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया, मुझे दीवार से लगाते हुए कहने लगा, अभी भी तुम मुझे अपनी तरफ मतवज्जा कर रही हो। अभी भी तुम चाह रही है क्योंकि मैं तुम्हारे वजूद को देखता रहूं और तुमसे कुछ ऐसा वैसा करूं जिसकी तुम्हें तलब है। मैंने खुद को उसके हाथों से आजाद कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत ही मजबूत थी। मैं चाह कर भी हिल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ मुझे ये भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि नुकरानी वहां पर आ जाए। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। बहनोई कहने लगा, फिक्र मत करो, उसे मैंने घर से बाहर भेज दिया है। अब वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी। अब हम दोनों यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। अब तो मैंने घर का मेन दरवाजा भी अंदर से लॉक कर दिया है। अगर कोई आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन वो दरवाजा भी मैं अब उसी वक्त खोलूंगा जिस वक्त मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। इतने अरसे से तुम मुझे अपने पास बुला रही हो, लेकिन माजरत के मैं तुम्हें वक्त ही नहीं दे पा रहा। उसकी बात सुनकर मैं ऊंची आवाज में रोने लगी और उससे कहने लगी, खुदा के लिए झूठ मत बोलो, मुझ पर रहम करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं जानती हूँ कि लड़कियों के पास इज्जत के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम बार बार इस तरह की बातें करके मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो। तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत करना नहीं आता। अब उसने संजीदगी से कहा। वो पीछे की तरफ हट गया। तुम हमेशा ऐसे कपड़े पहनती हो जो लड़कों को तुम्हारी तरफ मतवज्जा करते हैं। उसका इशारा मेरी जीन्स और शर्ट की तरफ था। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिया और उससे कहा, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आइंदा इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगी। इससे पहले भी मेरे साथ इस तरह का हादसा पेश आ चुका था। कुछ लड़के मेरे पीछे चले आए थे। इसकी वजह यही थी, मेरा जिस्म इस तरह के कपड़ों में नुमाया हो रहा था। अब जाके मुझे पता चला कि बहनोई इसी वजह से मेरी तरफ मतवज्जा हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा उसके सामने बेबाक लिबास पहन कर जाती थी, जिसकी वजह से उसके जज्बात बेकाबू हो जाते थे। और उसने ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ताकि वो मुझे इस चीज का एहसास दिला सके कि मैं अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रही हूँ। मुझे इस चीज का बहुत अच्छी तरह से एहसास हो गया था। मुझे अपनी गलती का भी पता चल गया था। मुझे मेरा बहनोई हमेशा ही बातों बातों में समझाता था और कहता था कि इस तरह का लिबास ना पहना करो, लेकिन मैं उसकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देती थी। हट धर्मी दिखाती थी। वो मुझे अच्छे तरीके से सबक सिखाना चाहता था और मुझे ये बताना चाहता था कि लड़कियों की इज्जत हमेशा ही अच्छे लिबास में की जाती है। जो लड़के इस तरह का लिबास पहनती है, ना तो उनके अपने उनकी इज्जत करते हैं और ना ही पराये उनकी इज्जत करते हैं। इसके बाद मैंने अपना लिबास तब्दील कर लिया। अब मैं एक मुनासिब लिबास पहनने लगी थी। कमीज शलवार और दुपट्टा फैला कर ओढ़ती थी और मुझे अंदाजा हुआ था कि कितने बारीक कपड़े पहनती थी, जिनमें से मेरा सारा जिस्म नुमाया हो जाता था और अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांप कर बाहर जाती थी। इस तब्दीली के बाद मुझे एहसास हुआ था कि लोग भी उन्हीं लड़कियों की इज्जत करते हैं जो अपनी इज्जत खुद करती हैं।
और इस्लाम हमें मुकम्मल पर्दा करने की तालीमात देता है, और एक हम है जो इस्लामी तालीमात को नजरअंदाज करके खुद अपनी नुमाइश करते हैं, और फिर जब हम इस गुनाह के नताइज भुगतने पड़ते हैं तो हम सारा कसूर दूसरों पर डाल देते हैं, क्योंकि ये अटल हकीकत है कि मक्खियां हमेशा उसी चीज पर बैठती हैं जिसे ढांप कर ना रखा जाए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।